Good evening to all. Myself Sunita Bhatt, Assistant Professor, IMT University Ganganagar, Meerut. I am nursing faculty. So today's my topic is obstetrical operations, induced abortions, forceps delivery, vacuum extractor, and the cesarean section. So today's, as you know the topic, उसके अंदर हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं. These are the objectives which you learn after this lecture. First of all, obstetrical operations before and after the 24 weeks, and the second is what is induced abortion, and what are the indication for the abortions, and the abortion techniques, कौन सी techniques हम इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या complications हो सकते हैं this, and the operative vaginal delivery and the forceps delivery, उनके indications, complications, and the vacuum delivery as well as in cesarean section. Now we started. These are our objective which is covered in this lecture. So what is the definition? As the name suggests, obstetrical operations. So operations means as surgery, where we use any kind of instrument without any opening or intervention of any instrument is known as surgery. Not surgery is not denoted like that कि उसे ओपन ही करना है, पर अगर आपने सपोर्टिंग के लिए भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉमनली ऑब्स्टिकल ऑपरेशंस. सो सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन अ प्रेग्नेंट वुमन फॉर अ कंडीशन एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी, या उसके लेबर से या फिर उसके पिपेरियल पीरियड से. अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डिलीवरी को कंडक्ट कराने के लिए या फिर उसके पिपेरियल पीरियड के लिए, वो दैट इज कॉल्ड द obstetrical operation. So now we are talking about the obstetrical operations. जैसे कि हमने बताया, जैसे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था जो ये बता रहा था कि बिफोर एंड आफ्टर. सो बिफोर 24 वीक्स क्या होगा और बिफोर आफ्टर 24 वीक्स हम क्या क्या कर सकते हैं. बिफोर अगर 24 वीक से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या हमें लगता है ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती, देन वी गो फॉर द इंड्यूस अबॉर्शन. अगर इंड्यूस अबॉर्शन में जा रहे हैं तो इंड्यूस अबॉर्शन में भी फर्स्ट टाइमिस्टर है या सेकंड टाइमिस्टर है, मींस फर्स्ट 3 मंथ्स और मिड 3 मंथ्स में हम उसको काम करते हैं. अगर फॉर फर्स्ट टाइमिस्टर में अगर हमें इंड्यूस ऑपरेशन करना पड़ा तो द टेक्निक और द सर्जरी वी विल सो दैट इज नोन एज डायलेशन एंड क्यूरेटर. एंड अगर वो सेकेंड सेमेस्टर में है तो देन वी आर यूज इज द मेडिकल इंडिकेशन लाइक ऑक्सीटोसिन्स इन्फ्यूजन एंड द क्यूरेटर वी यूज फॉर द अबॉर्शंस फॉर द सेकेंड टाइमिस्टर्स. बिकॉज बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, यहाँ पर वो मस्कुलर फॉर्म में रहते हैं तो इजीली हम उसको DNC से वर्क कर सकते हैं. पर आफ्टर 24 वीक्स इट गोज फॉर अ डिलीवरी पैटर्न कि हम उसको डिलीवर कराते हैं रादर देन अबॉर्शन, बिकॉज यहाँ पर उसका सारा बोनी फॉर्मेशन बन चुका होता है. तो हमारे 24 वीक के बाद जो फर्स्ट स्टेज है, अगर मान लीजिए डिलीवरी के लिए जा रहे हैं एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, अगर वो फर्स्ट स्टेज पे जब हमारा डायलेशन स्टार्ट हुआ है तो अगर हम देख रहे हैं कि वो डिलीवर की तरफ नहीं जा रहे, अगर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ बीच में आ रहा है या वो डिलीवर नहीं कर पा रही, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है हमारा, तो हम जाएंगे सीधे सिजेरियन सेक्शन के लिए. यहाँ पर हम कुछ भी इंटरवेंशन क्रिएट नहीं करेंगे फॉर द सेफर साइड ऑफ मदर एज वेल एज बेबी. पर अगर सेकेंड स्टेज में जब फुल्ली डायलेशन हो चुका है सर्विक्स का, तब हम वहाँ पर हम जो इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर हम 2 चीज़ यूज करेंगे, दैट इज़ अ फोर्सेप डिलीवरी और द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन. और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब फुल टर्म होता है और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन वी यूज़ द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन. सो इंड्यूस अबॉर्शन, यानी हम अबॉर्शन को इंड्यूस कर रहे हैं. ये कब कब हम कर सकते हैं? सो अगर हम इंड्यूस अबॉर्शन की बात करें तो एन इंड्यूस अबॉर्शन इज अ मेडिकल और अ सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी उस प्रेगनेंसी को हम या मेडिकली या सर्जिकली क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं. बिफोर द 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, बिफोर द टाइम ऑफ फीटल वायबिलिटी, यानी फीटल वायबिलिटी में जब उसमें अपने आप सर्वाइव करने की क्षमता ना हो, देन वी विल गो टू द वायबिलिटी, गो टू फॉर द अबॉर्शंस. क्यों नहीं हो रहा ये? सो इंडिकेशंस, क्या क्या इंडिकेशन है जब हम अबॉर्शन की तरफ जाएंगे. अबॉर्शन की तरफ को अगर हमें जाना है तो सबसे पहले नॉन मेडिकल इंडिकेशंस हैं जिसके लिए हम अबॉर्शन की तरफ जाते हैं. ये हम कब कर सकते हैं? अंटिल द 24 वीक्स, यानी कि जब तक उसको 12 वीक्स हुए हैं, यानी कि 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उसको, तो कोई भी सोशल इंडिकेशन की वजह से हम क्या करेंगे, इस अबॉर्शन को नॉन मेडिकल अबॉर्शन की तरफ जा सकते हैं. पर अंटिल द 18th वीक हम यहाँ तक भी अबॉर्शन कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे लिए क्या है,
अंटिल द 18th वीक, यानी कि 18th वीक पर हम अगर उसको कोई क्राइम से, रेप से वो प्रेग्नेंट है तो हम उसको इंड्यूस अबॉर्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर वो इन चारों चीज़ों में से नहीं है तो हम सिर्फ 12 वीक तक ही अबॉर्शन की तरफ जाते हैं। पर अंटिल द 8th वीक में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि क्राइम या रेप की वजह से है तो हम इंड्यूस अबॉर्शन की तरफ जाएंगे। देन सेकेंड है पार्शियल और द टोटल लीगल इनकैपेबिलिटी, यानी कि या तो उसमें थोड़ी या पूरी तरह से क्या है, कोई लीगल इनकैपेबिलिटी है, यानी कि वो लीगल तरीके से उसके लिए कंपेबल नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, इंड्यूस अबॉर्शन के लिए जाएंगे। मिस डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कई बार मिस डायग्नोसिस प्रेगनेंसी की वजह से कि प्रेगनेंसी उसको डायग्नोस नहीं हुई तो भी हम कहाँ जा कर सकते हैं, उसको इंड्यूस अबॉर्शन कर सकते हैं। एंड द यूथफुल प्रेग्नेंट, यानी कि उसकी एज जो है 18 ईयर से कम है। सो मेडिकल इंडिकेशन में अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले जो मैटरनल इंडिकेशन है, जो माँ की तरफ से इंडिकेट जिसकी वजह से हम ये अबॉर्शन कर सकते हैं, उसके लिए हम अगर बात करें कि अगर हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दें, हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। अगर हमें ये लगे कि वो किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से माँ के लिए थ्रेटेंड है वो प्रेगनेंसी, तो हम इंड्यूस अबॉर्शन की तरफ जाएंगे। अगर हम फीटल इंडिकेशन पे जाएं तो फीटल इंडिकेशन में अगर हमें लगता है कोई ऐसा रिस्क ऑफ फॉर्मेशन है जो उसके जेनेटिकल डिजीज की वजह से या उसके माल फॉर्मेशन की वजह से है, फीटस बिटवीन दी कितना 50%, अगर हमें लग रहा है 50% ऐसा जा रहा है एंड द 100% इज देयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और हमें ये लग रहा है कि हम 100% के हम उसको कोई ट्रीटमेंट से उसको क्योर नहीं कर पाएंगे, देन वी गो फॉर दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अगर हम बात करें एनोमलीज फेटल इन दी पोस्टनेटल पीरियड, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो उसका जो पोस्टनेटल पीरियड है उसमें फीटस में कोई एनोमलीज आ रही है, तो भी हम इस प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। यहाँ वीक्स का कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि जैसे मदर की बारे में बात की कि अगर वो माँ के लिए किसी तरह से भी रिस्की है तो हम उसको उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं एट एनी टाइम। अगर फीटल में भी इस तरह का प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है कि वो उसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर है या उस बच्चे का फॉर्मेशन ही पूरा नहीं हुआ, तो देन वी वर गो फॉर दी परमिटेड टू दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन की तरफ जाएंगे। एंड बात हो रही है जेनेटिकल एंड द टेट्रोलॉजिकल इंडिकेशन, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी अगर ऐसा कोई इंडिकेशन हमें दिखाई देता है तो हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन कर सकते हैं। वो कौन सा है, देन द रिस्क ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर द टेट्रोगोनस डैमेज टू द फिटस, यानी उसने बच्चे को बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज कर दिया, कहाँ तक, एक्सीड टू द 10%। अगर उसने 10% तक उसको डैमेज कर दिया एंड द डिसऑर्डर डैमेज इज लाइकली टू बी सीवियर, और ये जो डैमेज है 10% भी वो एक सीवियर कंडीशन में है, तो भी हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं अप टू दी 12th वीक्स। ये हमें परमिटेड है फ्रॉम द, ये लीगल है इतने टाइम तक। सो अबॉर्शन टेक्निक्स हम क्या इस्तेमाल करेंगे इंड्यूस अबॉर्शन के लिए, अगर हम बात करें अर्ली प्रेगनेंसी में अप टू द 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते से के टाइम तक हम कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेंसुलर एस्पिरेशन की, ठीक है, जिसको हम मिनी सक्शन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेडिकल अबॉर्शन, इसको हम बिफोर 6 वीक कर सकते हैं। एंड अगर हम इस टैबलेट की बात करें जिसका नाम है एमीपेरिस्ट्रॉन URU486, इसको यूज़ करके एंड एडजुवेंट प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर हम मेथोट्रेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं वेजाइनल टैबलेट रखकर, इनको हम इस प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। वो मेंस्ट्रुएशन फ्लो की तरह वो अबॉर्ट हो जाएगा, उसको मेंस्ट्रुएशन फ्लो की तरह ब्लड रिलीज होगा। सो इंड्यूस अबॉर्शन इन द सेकेंड टाइमेस्टर, अगर बात हो रही है सेकेंड टाइमेस्टर यानी कि 3 मंथ के बाद की बात हो रही है, जब बेबी जो है फीटस जो है थोड़ा ग्रो अप हो गया है अप टू द 24 वीक, तो मेडिकल इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो जो मेडिसिन है उसको कहते हैं टेट्रा एमिनियल रेनिवियोल एंड द लेमिनेरिया वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन पिल्स। ये पिल्स हम रखते हैं जिसकी वजह से डायलेशन होकर हम बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। अबॉर्शन ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन एंड द क्यूरेट, और हम ऑक्सीटोसिन से उसको इन्फ्यूज़ करके और क्यूरेट से उसको डीएनसी कर देते हैं और वो अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ये बात हुई है तो कॉम्प्लिकेशंस, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या हो सकते हैं इस ऑपरेशन से, उसमें फ़र्क आ सकता है। देयर इज़ अ परफोरेशन यूट्राइन हैमरेज, यानी कि हमारे यूट्रस में परफोरेशन हो सकती है जिसकी वजह से उसको हैमरेज हो सकता है। एंड कोई भी इंजरी हो सकती है, यूट्राइन एडनोटोमी हो सकती है, यानी उसकी जो टोनोसिटी है उसमें उस पर फ़र्क आ जाएगा यूट्रस की। एंड द रिटेंशन हो सकता है एंड द कोगुलोपैथी
और उसमें क्या हो सकता है, ब्लड की अबॉर्शन ड्यू टू द ऑक्सीजन इन्फ्यूजन विद द क्यूरेट, ये पीपीटी हम पढ़ चुके हैं, एक पीपीटी हमारी स्किप हो गई थी एक्चुअली, हम इस पे आ जाते हैं। इंड्यूस अबॉर्शन अगर वो 12th वीक का है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका सर्वाइकल डायलेशन यानी बच्चेदानी का मुंह हम उसे खोल सकते हैं। उसके लिए हम जो डायलेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज आर द हैगर्स डायलेटर्स। So metal mechanical, these are made up from metal and name is called Hager's dilation. So metal mechanical dilators, metal Hager's dilators कहा जाता है, इनका नाम है। एंड द हाइड्रोस्कोपिक डायलेटर्स जिसमें हमने अभी बात की थी, जिसको हम कहते हैं लैमिनेरा एंड द डेलापेन। केमिकली अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज अगेन द रेवेनोलोल एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इवोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो हमारा मटेरियल रह गया है अंदर, ये मेडिसिन से तो सिर्फ सर्वाइकल डायलेशन होगा जिसकी वजह से उसका मुंह खुल जाएगा और हम इजीली अंदर से, अंदर के जो टिश्यू मटेरियल हैं, जो फीटस पार्ट है, उसको आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, वैक्यूम एस्पिरेशन और क्यूरेट से हमें उसे यूट्रस को एक एक टिश्यूज को बाहर निकाल लेते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन पे भी हम आ गए थे, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया कि जब हम क्यूरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इंजरीज हो सकती हैं, यूट्रस के एटोनी हो सकती है, एंड द रिटेंशन हो सकती है, एंड द कोगुलोपैथी भी हो सकती है, यानी कि अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। क्या, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसको, एंड द लोस्ट प्रोग्रेस जब हम इंड्यूस ऑपरेशन कर रहे हैं अबॉर्शन के टाइम पे, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, यानी कि उसको आगे बांझपन की शिकायत हो सकती है। एशरमैन सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन सिनेचर ड्यू टू द इंजरी ऑफ द बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस का जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसकी इंजरी होने की वजह से उसको ये सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। अभी तक तो हम अबॉर्शन की बात कर रहे थे बिफोर 24 वीक्स, अब हम वो पार्ट ले रहे हैं जो आफ्टर 24 वीक्स है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। जैसे मैंने आपसे बात की थी, अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो हमने उसको एक हायरार्की में डिवाइड किया था कि अगर वो 24 वीक्स है तो हम इंड्यूस अबॉर्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन आफ्टर 24 वीक हम उसको डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। जो हम परफॉर्म करेंगे लगभग एट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, यानी जब वो सेकेंड स्टेज पर है, यानी फुल्ली डायलेशन हो चुका है, उस टाइम पर तो हम क्या लेंगे, अगर हमारा फुल डायलेशन हो चुका है तो हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, जो कि कराई जाती है फोर्सेप या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन से। लेकिन वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें लगता है फुल टर्म बेबी है। इज इंडिकेटेड इन एनी कंडीशन थ्रेटिंग टू द मदर। हम कब करेंगे इन फोर्सेप डिलीवरी का इस्तेमाल और वैक्यूम डिलीवरी का, जब हमें लग रहा है कि मदर के लिए अब ये खतरा हो गया है, मदर की जान को खतरा है, देन वी स्टार्टेड द फोर्सेप डिलीवरी और द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। फिटस इज लाइकली टू बी रिलीव्ड बाय द डिलीवरी, क्योंकि क्या होगा, उस मदर को जैसी वो फिटस को डिलीवर करेगी तो उसकी लाइफ सेफ हो सकती है। वेयर इज एट द फर्स्ट स्टेज द लेबर, अगर वो फर्स्ट स्टेज पे, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वो फर्स्ट स्टेज पे व्हेन देयर इज अ नो डायलेशन, हम सीधे सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएंगे विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल। बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज व्हेन द फुल्ली डायलेशन इज देयर, तो देन वी आर गो फॉर द फोर्सेप और द वैक्यूम डिलीवरी, राइट। सो वेयर एज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सिजेरियन सेक्शन इज चॉइस, और हमारे पास सिर्फ सिजेरियन सेक्शन का चॉइस रह जाता है। सो ऑपरेटिव और वेजाइनल डिलीवरी में सबसे पहले बात करेंगे हम फोर्सेप डिलीवरी की। सो फोर्सेप डिलीवरी के लिए बात करें, द फोर्सेप बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 क्रॉसिंग ब्रांचेस। फोर्सेप हमेशा 2 ब्रांचेस पे बटी होती है। इसके भी कई स्टाइल हैं, अलग अलग तरह का, सिंगल ब्लेडेड भी होती है, डबल ब्लेडेड भी होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 क्रॉसिंग ब्रांचेस कंपोनेंट्स, हैंडल देखते हैं आपको, दिस इज द हैंडल एंड द लॉक, and this the middle part is shank, the middle part is shank, and the last and the upper part is known as blades. Like these are the 2 different kinds of forceps. This is a double bladed forceps and this is a single bladed forceps. So उसको हमने 2 जो क्रॉसिंग्स हैं हमारी, उनके जो कंपोनेंट हैं उसमें है हैंडल के बाद देन लॉक, देन के बाद शैंक एंड उसके बाद उसके ब्लेड्स।
सो अगर हम सिफेलिक कर्व कन्फर्म्स है, अगर हमें लग रहा है कि जो शेप ऑफ द फीटल हेड, अगर हमें लग रहा है कि जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सिफेलिक है, अगर हमें कंफर्म है तो हम फीटल शेप के हेड के शेप का ही फोर्सेप को हम लेते हैं, या द पेल्विस कर्व कॉरस्पॉन्डेंस टू द एक्सेस ऑफ द बर्थ कैनाल, हम उस बर्थ कैनाल को बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के हिसाब से ही सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा फोर्सेप डिलीवरी, कौन सा फोर्सेप लेना है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो देयर इज अ पेजोट नेगल्स फोर्सेप। सो जो पेजोट नेगल फोर्सेप है ये आउटलेट फोर्सेप है। आउटलेट मीन्स बाहर ही रिसीव करेगी, इसको हम अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड द आउटसाइड फोर्सेप, हैज अ सिफेलिक एंड द पेल्विस कर्व। इसके पास दोनों कर्व हैं, कौन सा सिफेलिक भी यानी बच्चे के हेड के लिए एंड द पेल्विस कर्व यानी जहाँ पर वो पेल्विस को टच करेगी उस टाइम पे उसके लिए कर्व होता है। जहाँ ये मोस्टली जो ये वाली फोर्सेप है वो हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, जहाँ बच्चे का शोल्डर डिस्ट्रोसिया हो यानी बच्चे का शोल्डर डिलीवर हो गया हो, रादर देन सिफेलिक, या फिर वो क्या है प्रोलॉन्ग लेबर में है यानी उसको बहुत लंबा समय हो गया है लेबर पे, तो देन वी आर यूज द पेजोट नेगल्स फोर्सेप। सेकेंड है जिसे हम कहते हैं क्लीनेड फोर्सेप, एबल टू रोटेट द हेड, इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये हेड को रोटेट कर सकती है। सो कैन बी यूज फॉर ऑल द फोर्सेप डिलीवरीज, ये हर डिलीवरी के लिए सुटेबल है। जैसे मैंने ऊपर बात की कि शोल्डर डिस्ट्रोसिया में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस फोर्सेप में सिफेलिक एज वेल एज पेल्विक कर्व्स होते हैं, पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बच्चे के हेड को रोटेट कर सकते हैं। बच्चे का प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, एज हैज द सिफेलिक, कब जब बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट सिफेलिक हो यानी उसका हेड इज प्रेजेंटिंग पार्ट इज देयर, सिफेलिक व्हाट इज सिफेलिक कर्व ओनली, फेलियर टू द प्रोग्रेस इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, अगर सेकंड स्टेज में प्रोग्रेस नहीं हो रही है तब हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनेड फोर्सेप का। नेक्स्ट जो फोर्सेप है जिसको हम कहते हैं पाइपर फोर्सेप, ये खाली पाइपर फोर्सेप हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में यानी माल प्रेजेंटेशन है, बटेक्स उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो तब हम इस फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज पाइपर फोर्सेप। अब नेक्स्ट वन इज द शटल फोर्सेप। शटल फोर्सेप में भी क्या है, हैज अ सिफेलिक एज वेल एज पेल्विस कर्व, जो कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि पेजोट और नेगलेट फोर्सेप में भी होते हैं, और इसके पास भी सेम होता है, पर इसका जो गोल है वो नॉट टू पुल, कि हम बच्चे के फीटल हेड को पुल नहीं करते, वी आर जस्ट यूजिंग टू प्रोटेक्ट द बेबी हेड, यानी कि हम उसको प्रोटेक्ट यानी वो बच्चा जो प्री टर्म के टाइम का है उस कैनाल में उसको सेव करने के लिए हम इस फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ उसके बेबी के हेड को पुल करने का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो बट टू प्रोटेक्ट द फ्लेजाइल हेड ऑफ द प्री टर्म फीटस, उसका जो सर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम शटल फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं बाय पुशिंग द टिश्यू ऑफ द बर्थ कैनल्स अवे। ओनली हम बच्चे का सर नहीं इसमें फिक्स करते, हम सिर्फ क्या करते हैं टिश्यूज को थोड़ा सा दबाते हैं, स्पेस बनाते हैं ताकि बच्चे का जो प्री टर्म बेबी का हेड है वो इजीली डिलीवर कर दे। नेक्स्ट इज कौन है जो फोर्सेप डिलीवरी को कंडक्ट कर सकता है, क्या एवरीवन इज एलिजिबल to do the forceps delivery? No. So there is some guidelines which I am sharing to you. So first one is the trained obstetrician in the forceps deliveries, वो आदमी इसको कर सकता है जो fully trained है, and completely dilated cervix। और कब कर सकते हैं आप, जब ये rules regulations हैं कौन कर सकता है कब कर सकता है, these are the prerequisites for the forceps delivery, completely dilated cervix, या तो उसका डायलेट क्या है, सर्विक पूरी फुल्ली डायलेटेड है यानी 10 सेंटीमीटर उसकी ओपनिंग हो गई है, या रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हैं, या फीटल हेड मस्ट बी इंगेज, फीटल हेड तो इंगेज तो हो गया है पर द ग्रेटर देन द ट्रांसफर डायमीटर, पर उसका जो ट्रांसफर डायमीटर है वो क्या है ज़्यादा बड़ा है, इज एन ऑसिपेट प्रेजेंटेशन पासिंग थ्रू आउट द पेल्विस इनलेट, जो पेल्विस के इनलेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है पर बच्चे का हेड इज इंगेज है, एंड The size and the consistency of the fetal head is suitable for the forceps delivery। दूसरा उसका जो साइज है, जो बच्चे का हेड है वो सुटेबल है फोर्सेप डिलीवरी के लिए, तो ही हम फोर्सेप डिलीवरी करेंगे। देन अगर बच्चा लिविंग फीटस है देन तब हम फोर्सेप डिलीवरी करेंगे। नॉन सस्पिशियस ऑफ द सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोशन, और अगर हमें लगता है कि अगर हमें सस्पिशियस है कि यहाँ पर सीपीडी होने के चांसेस हैं यानी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, तो हम फोर्सेप डिलीवरी की तरफ नहीं जाते, वी गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन इमीडिएटली। इंडिकेशन फॉर द फोर्सेप डिलीवरी, कब हम जाएंगे जब फोर्सेप डिलीवरी का, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था आपसे, बट द प्रोफिलेटिक की बात करें जो इंडिकेशन है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं
कि कोई डिजीज़ कंडीशन में उसको ठीक करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफिलेटिक। सबसे पहले कि अगर हमें लग रहा है कि मदर को कोई डिजीज़ है, लाइक उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है, या उसको अरोटा एनोरेसियम है, या कोई हार्ट डिजीज़ है, तब हम इंडिकेशन क्या जाएंगे, हम फोर्सेप्स डिलीवरी की तरफ जाएंगे। एंड द प्रीवियस ऑपरेशन ऑन द यूट्रस, यानी कि उसके यूट्रस में कभी पहले ऑपरेशन हुआ है, लाइक सिजेरियन सेक्शन और मेट्रोप्लास्टिसी, इस तरह का कोई उसका ऑपरेशन, उसका सर्जरी हुआ है, देन वी गो फॉर द फोर्सेप्स डिलीवरी। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज लेबर, यानी जो सेकेंड स्टेज है वो नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम फोर्सेप्स डिलीवरी की तरह जाएंगे। या फिर अगर हमें लग रहा है कि उसको खतरा है, उसके इंट्रायूट्राइन जो फीटस है उसको अपेक्सिया होने के का खतरा अगर हमें दिखाई दे रहा है, देन वी आर गो फॉर द फोर्सेप्स डिलीवरी। अगर हम इन वाइटल साइंस को देखें तो अगर ये वाइटल साइंस उसमें दिख रहे हैं हमको, तो भी हम फोर्सेप्स डिलीवरी के जगह जाएंगे। जैसे हमें लग रहा है कि हार्ट फेलियर हो रहा है, या पल्मोनरी ओडेमा हमें दिखाई दे रहा है, या फिर उसको एक्लेम्शिया से आप अवेयर ही होंगे, देयर इज अ सीजरिंग विद अ हाई ब्लड प्रेशर एंड द सीवियर हेमोरेज और DIC डेफिनेट फीटल अपेक्सिया, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा पूरे अपेक्सिया में है, ये वाइटल साइंस उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, फोर्सेप्स डिलीवरी की तरफ जाएंगे। सो क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी हमें फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए। मदर को हमें लिथोटोमी पोजीशन में लिटाना होता है, डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्ट करना है, एंड आइसोलेट द एरिया ऑफ द ऑपरेशन। ये सबको ही पता है, जिस एरिया में हमें ऑपरेशन करना है उसको आइसोलेटेड रखना है, लोगों से दूर रखना है। द ब्लैडर शुड बी एम्प्टेड, और ब्लैडर उसका बिल्कुल खाली होना चाहिए। मदर को हमें इंडिकेट करना है कि वो अपना ब्लैडर खाली करके आए। एक्सट्रैक्ट द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड मस्ट बी चेक्ड वंस अगेन, एक बार फिर आप बच्चे के हेड को दोबारा से देखेंगे और उसका इनर एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या बच्चे का हेड फिक्स है या नहीं। एपिजोटमी ऑफ द रीजनल एनेस्थीसिया, अगर एपिजोटमी की जरूरत पड़े तो हम उस रीजनल एरिया के लिए एनेस्थीसिया का प्रिपरेशन करके रखें। तो जो स्टेप्स हम इसमें लगाते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए, वो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने वजाइना के इनलेट को चेक करना है कि हाउ द फोर्सेप्स विल बी स्टे इन द बर्थ कैनाल। पहले तो हमें उस पोजीशन को चेक करना है कि बर्थ कैनाल पे वो हमारा फोर्सेप्स कैसे फिट होगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ द ब्लेड्स, और फिर हमें उन ब्लेड्स को, जो आपने पीछे देखा था सिंगल ब्लेडेड है या डबल हेडेड, अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ द मदर एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ द फीटर। सो हम एप्लीकेशन ऑफ द ब्लेड्स को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर द पोजिशनिंग द ब्रांचेज आर आर्टिकुलेटेड, जो उसकी ब्रांचेज हैं, जैसे वो आपके फोर्सेप्स की ब्रांचेज हैं, उनको हम आर्टिकुलेट करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे क्लोजर टू द ट्रैक्शन, और उसको हम क्या करेंगे, ट्रैक्शन के टाइम पे उसके क्लोजर को बंद करेंगे और उसको एक ट्रैक्शन देंगे। द प्रोब ट्रैक्शन हमें उस फीमेल को वजाइनल देना है। सो टाइप ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी, सबसे पहले आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी। आउटलेट से नाम से ही पता चल रहा है, आउटलेट मीन्स जो हम बाहर से इस्तेमाल करेंगे, आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी, जिसको हम मदर के वजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं करते। इसमें हम इस बात इज विजिबल, यानी कि हमें बच्चे का स्कार्फ दिखाई दे रहा है, एंड द इंट्रोड्यूस विदाउट द सेपरेटिंग द लीविया, और हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है क्या, बिना लीविया को सेपरेट किया। लीविया इज अ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आपने लीविया मेजोरा एंड लीविया माइनोरा पढ़ते हैं, उसको बिना सेपरेटिंग किए हमें क्या है, अगर हमें स्कार्फ दिखाई दे रहा है बच्चे का, तो हम क्या करेंगे, आउटलेट डिलीवरी करेंगे। द फीटल स्कल हैज़ रीच्ड द पेल्विस फ्लोर, बच्चे का जो हेड है वो पेल्विस फ्लोर तक आ चुका है। एंड द सेजिटल सूचर्स, जैसा आपको पता है सेजिटल सूचर्स हैं बच्चे के, जो 4 सूचर्स होते हैं। एंड द सेजिटल सूचर जो हमारा फ्रंटल के पीछे जो 2 पैराइटल को जोड़ता है, दैट इज अ सेजिटल सूचर, इज एन एंटर पोस्टीरियर डायामीटर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है हमारा, और द रोटेशन डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री। अगर ये डायामीटर और वो रोटेशन 45 डिग्री में नहीं है तो हम आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी करेंगे। सो ब्लेड ऑफ द फोर्सेप्स आर, सो द ब्लेड्स कम्स फर्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं 2 to 4 फिंगर ऑफ राइट हैंड, जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा राइट हैंड है उसके 2 से 4 फिंगर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। आर इंट्रोड्यूस इनसाइड द लेफ्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वल्वा, हम वो क्या करेंगे, उसको राइट पोर्शन ऑफ वल्वा पे फिट करेंगे अपने, कौन से 2 to 4 फिंगर्स को, एंड इनटू द वेजाइना बिसाइड द फीटल हेड, कहाँ पर, बच्चे के, जब हमें स्कार्फ पूरा विजिबल हो रहा है, स्कार्फ के साइड में हम इसको हटाएंगे। एंड द हैंडल द लेफ्ट ब्रांच इज देन ग्रास्प बिटवीन द थंब, आपको क्या करना है, क्या ग्रास्प करना है, बिटवीन द थंब
ग्रास्प द थंब एंड द टू फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। आपको कैसे ग्रास्प करना है उसको, अपने हैंड से और थंब से। द टिप ऑफ द ब्लेड इज देन जेंटली पास्ड इनटू द वजाइना, और इनके जो ब्लेड हैं उसको आपको वजाइना में इंसर्ट करना है, ठीक है। द बिटवीन द फीटल हेड, कहाँ पर, बच्चे के सर के बीच में, एंड द प्लामर सरफेस ऑफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड। आपके राइट हैंड के जो प्लामर हैं, इसको आप देख रहे हैं, आपको लेफ्ट हैंड से तो आपको फोर्सेप को इंडिकेशन करना है, एंड राइट हैंड से आपको क्या करना है, उसके बच्चे के हाथ से उसके पास को वल्वा को थोड़ा दूर करना है। एप्लीकेशन ऑफ द राइट ब्लेड, और आपको राइट ब्लेड का उसमें अप्लाई करना है। मेक द ब्लेड्स पैरेलल एंड लॉक, आपको ब्लेड्स को बिल्कुल पैरेलल रखना है दोनों को, और उनको फिर लॉक कर देना है। फिर ensure that the material soft tissue interpermanent has not be destroyed or any kind of tear is there, will be the head follow the forceps। क्या आप देखेंगे कि वो जो अगर आप प्रोब कर रहे हैं, क्या जो हेड है वो फोर्सेप को फॉलो कर रहा है, उसका ग्रिपिंग अच्छा बना है या नहीं। थर्ड इज द ट्रैक्शन, पहले तो हमें ब्लेड को फिट करना है, देन फिर हमें उसको क्या करना है, जो हमारे फोर्सेप है उसके ब्लेड्स को पैरेलल रख के उसको लॉक करना है। थर्डली हमें क्या करना है, फिर उसको ट्रैक्शन देना है, राइट। सो जेंटल इंटरमीडिएट ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कब करना है, जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उस टाइम पर आपको रखना है। एंड देन यू पुल slowly the perineum begins to bulge continuously as the vulva is dilated। जैसे जैसे वल्वा डायलेट होता रहेगा वो बाहर आता रहेगा। एडिशनल हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन इज अप्लाइड, आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन उसको देते रहना है सपोर्ट पे, जो आपके हाथ से ग्रेजुअली एलिवेटेड, और वो क्या हो, धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। एंड इवेंचुअली पॉइंटिंग ऑलमोस्ट डायरेक्टली अपवर्ड, और क्या होगा, वो अपवर्ड की तरफ आप उसको पुश ऑन ट्रैक्शन की तरफ से लेके आएंगे। एंड द पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स आपकी ये वाली जो बोन्स हैं दैट इज कॉल्ड द पैराइटल बोन्स, एंड द फ्रंटल बोन जो आपका सजेटल सूत्र है, इसमें आपको फोर्सेप को फिट करना है बेबी के। सो इमर्ज एट द एज द हैंडल एंड द रेज द हैंड इज एक्सटेंडेड, और आपके जो हैंड है वो क्या हो, धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगेंगे। द मिडवाइफ प्रोटेक्ट द पेरिनियम एज यूजुअल, और जो उसका पेरिनियम एरिया है उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसमें कोई टेयरिंग ना हो। एंड फॉर द आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, अगर हम बात करें फोर्सेप आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी के, तो हम कौन सा फोर्सेप इस्तेमाल करेंगे, पिजोट नेगल फोर्सेप। इफ रोटेशन इज नेसेसरी, अगर हमें रोटेशन की जरूरत है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्लीनेट फोर्सेप, लेकिन अगर हमें किसी रोटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटलेट से डिलीवर करना है, तो वी हैव जस्ट यू गो फॉर द पेगोट्स नेगलेस फोर्सेप पे। टाइप्स ऑफ फोर्सेप डिलीवरी, कैसे कैसे फोर्सेप डिलीवरी हो सकती है, लो एंड मिड फोर्सेप ऑपरेशन, यानी कि जो सिर्फ थोड़ा सा नीचे और क्या है, सिर्फ मिड फोर्सेप को लगा के हम इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। If the greatest transfer diameter of the fetal head passes through the pelvis inlet, अगर हमें लग रहा है कि जो ट्रांसफर डायामीटर है बेबी का हेड है उसको पासिस कर गया और पेल्विस के इनलेट पर है, देन वी विल गो फॉर द लो मिड, क्योंकि यहाँ बच्चे का स्कार्प आपको फुल्ली तरह से हेड विजिबल है। लीडिंग पॉइंट ऑफ द फीटल स्कल एट द इंटरस्पाइनल प्लेन, और बच्चे का जो हेड है वो कहाँ पर है, इंटरस्पाइनल स्पेस के ऊपर है, यानी कि जो स्टेशन है दैट इज दिस इज अ पॉइंट इज 0। पोजीशन ऑफ हेड इन द बर्थ कैनाल, जब वो बच्चा जो उसकी पोजीशन है बर्थ कैनाल की, वो क्या है, उसका जो डिस्टेंस है, अगर हम सेंटीमीटर पे नापें, फ्रॉम दिस पॉइंट इज +1 to +2 +3 +4 +5। इफ द लीडिंग पॉइंट इज अबाउ द इंटरस्पाइनल स्पेस, अगर ये आपके इंटरस्पाइनल स्पेस से ऊपर है, यानी कहाँ पर, फ्रॉम -1 to -5, तो देन वी विल गो फॉर द लो एंड मिड फोर्सेप डिलीवरी। लो फोर्सेप ऑपरेशंस, लीडिंग पॉइंट ऑफ द, यहाँ पर क्या है, ये जो आपका लेसर देन है क्या, या ग्रेटर देन और इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। सो मिड फोर्सेप ऑपरेशन, लो फोर्सेप हम कब करेंगे, जब वो 2 सेंटीमीटर पे है। अगर हम मिड फोर्सेप ऑपरेशन की बात करें, अगर उसका स्टेशन जो बिटवीन है कहाँ पर, 0 से एंड +2 सेंटीमीटर पे है, तो हम कहाँ जाएंगे, मिड फोर्सेप, यानी थोड़ा सा इंसर्ट करके बच्चे का फोर्सेप, बच्चे के हेड पे फोर्सेप को फिट करके इस ऑपरेशन को कंडक्ट करेंगे। द ब्लेड्स ऑफ द फोर्सेप्स आर अप्लाइड, तो फर्स्ट तो लाइक द ब्लेड्स पैरेलल एंड लॉक, जैसे हमने पीछे भी बात की है कि आपको क्या करना है, इन ब्लेड्स को पैरेलल रखना है और उसको लॉक करना है। चेक द ट्रैक्शन प्रोब, हमें देखना है जो जिस पे हम ट्रैक्शन दे रहे हैं वो पैरेलल उसके ट्रैक्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन वी कैन गो फॉर द ट्रैक्शन। तो मिमिक द रिमेनिंग रोटेशन ऑफ द हेड,
हम देखेंगे कि उस जो मिनिमम रोटेशन है उसका हेड का हो रहा है विद द इंटरमिशन ऑफ ट्रैक्शन रोटेट। जैसे जैसे हम ट्रैक्शन को रोटेट करेंगे तो क्या बच्चे का रोटेशन ऑफ हेड कंडक्ट हो रहा है। एंड पुल इंटर रोटेट माइनर फ्रंटेला इन द फ्रंट, हम धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, जो उसका फ्रंटेला है उसको फ्रंट की तरफ को पुल करेंगे एंड पुल डाउनवर्ड until the sagittal suture is in anterior posterior diameter, और तब तक हम उसे डाउनवर्ड ट्रैक्शन में रखेंगे जब तक वो कहाँ ना आ जाए, उसका sagittal suture हमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे ना आ जाए। एंड द सब ऑसिपिट इज अंडर दी सिम्फाइसिस, और जो आपका सब ऑसिपिट है यानी जो सब ऑसिपिट है आपका वो कहाँ पर आ जाए, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर आके स्टे ना हो जाए। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो रोटेशन है हेड का वो ट्रैक्शन के साथ साथ रोटेट हो रहा है। सो जो हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो सिर्फ माइनर फ्रंटल, जो हमारा जो फ्रंटल बोन है वो आप उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एंड पुल डाउनवर्ड्स, उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड लाएंगे जब तक आपका सजाइटल सूजर कहाँ ना जाए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे ना जाए, यानी कहाँ पर आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस पर लैंड ना कर जाए। नेक्स्ट द टाइप ऑफ फोर्सेप, अब दूसरी बात हो रही है द फोर्सेप डिलीवरी इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। पीछे ही बात की थी, जो हम फोर्सेप जो पाइपर फोर्सेप है उसका इस्तेमाल करते हैं अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है। सो असिस्टेंट होल्ड, यहाँ पर आपको एक असिस्टेंट चाहिए था जो उसको होल्ड करेगा, किसको, फीचर्स के लेग को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का बटक्स है और उसके पैर आ चुके हैं बाहर। सो द असिस्टेंट होल्ड द फीटल लैग एंड द बॉडी हॉरिजॉन्टली, वो उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा बच्चे को हॉरिजॉन्टली एंड टू अवॉइड द एब्डोमिनल एक्सटेंशन ऑफ द नेक, ताकि क्या हो, जो नेक है उसका एक्सटेंशन जब करता है बच्चा, एक्सटेंशन एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा ऐसा करता है, उसको अवॉइड करने के लिए एक असिस्टेंट बच्चे के पैर को और उसकी बॉडी को हॉरिजॉन्टली होल्ड कर लेता है। आफ्टर द एपिजोटमी फर्स्ट द लेफ्ट देन द राइट ब्लेड इज अप्लाइड, जब हम एपिजोटमी देंगे ताकि स्पेस इंक्रीज हो जाए, एपिजोटमी देने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो पहले जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट देन द राइट ब्लेड इज अप्लाइड, पहले लेफ्ट देन राइट ब्लेड इज अप्लाइड, यानी कि जहाँ पर एपिजोटमी हो उससे पहले आपने एक तरफ लेफ्ट डाला एंड द वेदर पार्ट ऑफ एपिजोटमी यू आर इंसर्टेड अप्लाई द राइट ब्लेड। ट्रैक्शन इज अप्लाइड अपवर्ड, यहाँ पर जो ट्रैक्शन है वो अपवर्ड लगेगा, नॉट द डाउनवर्ड, बिकॉज पीछे वाली जो फोर्सेप डिलीवरी थी दिस इज अ लो फोर्सेप डिलीवरी, वहाँ पर जो हमने ट्रैक्शन का जो फोर्स लगाया था वो डाउनवर्ड्स लगाया था। अब यहाँ पर हम जो लगाएंगे, क्योंकि ये फोर्सेप डिलीवरी है और यहाँ पर बच्चे का जो एक्सटेंशन ऑफ नेक है वो नहीं है, उसको अवॉइड कराने के लिए उसको ट्रैक्शन की एक असिस्टेंट की जरूरत है जिसने उसने बॉडी के, इसके पैर और उसकी बॉडी को हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रखा है ताकि बच्चे का हेड जो है इजीली डिलीवर कर जाए। व्हेन वी आर गिविंग द एपिजोटमी, जब हम उसको एपिजोटमी देंगे उसके बाद हम उसका लेफ्ट ब्लेड देन द राइट ब्लेड वी आर अप्लाइड एंड ट्रैक्शन इज अप्लाइड अपवर्ड, जो हम ट्रैक्शन देंगे वो अपवर्ड देंगे। सो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस फोर्सेप ऑपरेशंस के? सो मोस्टली एट द मिड फोर्सेप, जब हम मिड फोर्सेप की बात कर रहे हैं, जैसे हमने 3 की बात कही, मिड फोर्सेप एंड लो फोर्सेप डिलीवरी एंड अगेन द पाइपर डिलीवरी। सो मोस्टली द मिड फोर्सेप ऑपरेशन, क्योंकि अंदर तक जाता है, शुड बी परफॉर्म बाय द ट्रेन ऑब्स्टेशन। क्या मोस्टली ये किसी ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी वो अच्छी ऑब्स्टेशन होनी चाहिए जो इसको परफॉर्म करे। अगर हम मदर की बात करें कि तो मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके वजाइनल एरियाज में, उसके ब्लैडर में जो यूट्रस के बैक साइड पे है, उसके पेरिनियल रेक्टल इंजरीज होने के खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम अंदर डाल रहे हैं फॉर द सेविंग ऑफ द मदर लाइफ। इन द फीटस, अगर हम फीटस की बात करें तो फीटस में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, यानी सिफेलो हेमोटोमा, क्योंकि फोर्सेप बच्चे के हेड पे फिक्स किया जाता है तो यहाँ पर मोस्टली चांसेस हो सकते हैं उसको सिफेलो हेमोटोमा हो जाए, उसको फेशियल पैरालिसिस हो जाए, यानी उसके फेस पे भी अगर हम ब्लेड लगा के बच्चे को पुल डाउन कर रहे हैं, प्रेशर से बाहर निकाल रहे हैं तो उसके पैरालिसिस होने के चांसेस हैं, फेशियल पैरालिसिस एंड द स्कल फ्रैक्चर, उसका स्कल फ्रैक्चर हो सकता है एंड द इंट्राक्रेनियल हैमरेज, उसको इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस भी हो सकता है। आफ्टर द फोर्सेप ऑपरेशन इट इज़ नेसेसरी टू चेक द यूट्राइन कैविटी एंड द वेजिनल फॉर द इंजरी। हमें इसको करने के बाद ये बिल्कुल ध्यान रखना है, चेक कर लेना है कि उसको किसी तरह की इंजरी यूट्रस एज वेल एज उसके यूट्राइन कैविटी में तो नहीं हो गई। सो अब बात करते हैं वैक्यूम डिलीवरी की। सो वैक्यूम डिलीवरी की बात की थी मैंने कि जो हम वैक्यूम डिलीवरी का इस्तेमाल करते हैं वो हम टर्म बेबी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं।
developed by the Maelstrom Sweden obstetrician in 1954. वैक्यूम एक्सटेंशन कंटेन अ सक्शन यूनिट, जैसे आपको सक्शन से ही पता चल रहा है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक वैक्यूम इंस्ट्रक्शन है जो इस्तेमाल किया गया था। फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग, उसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होती है एंड अ कप, एक कप होता है, मेटल और द प्लास्टिक। मैं हमेशा इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप 3 इडियट में देखा होगा, जो लोग नहीं देख पाए हैं क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में हो सकता है उन्होंने वैक्यूम डिलीवरी नहीं देखा हो। सो इन द 3 इडियट आमिर खान डू द वैक्यूम डिलीवरी इन दिस पार्ट। सो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में जिसमें एक सक्शन यूनिट होती है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और एक कप होता है जो मेटल का या प्लास्टिक का हो सकता है। वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड, इसमें जो वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम मीन्स जहाँ पे एयर का प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली अंटिल आ नेगेटिव प्रेशर ऑफ 20 kPa, यानी कि वो जो प्रेशर है वो होता है 0.8 किलो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज रीच्ड। यहाँ तक हम उसको उस प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करते हैं। ट्रैक्शन शुड बी इंटरमीडिएटेड एंड द कोऑर्डिनेटेड विद द मैटरनल एक्सपल्सर एफर्ट, यानी कि हम जो ट्रैक्शन देते हैं वैक्यूम का, जो ट्रैक्शन बच्चे के हेड पे हम इस वैक्यूम कप को फिट करते हैं, उसको एक तरीके से ट्रैक्शन देते हैं जो कोऑर्डिनेट करता है उसके मदर के एक्सपेंशन, जो फोर्स मदर लगा रही है बच्चे को डिलीवर करने के लिए, उस एफर्ट्स को देने के लिए इंटरमीडिएट ट्रैक्शन का वर्क करता है। सो नेगेटिव प्रेशर कैन बी इंक्रीज टू, यहाँ से हम उसको कहाँ तक ला सकते हैं, 0.8 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम इंक्रीज करके इस नेगेटिव प्रेशर को ला सकते हैं इन सब 1:2। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ हम इसको नहीं कर सकते, अगर हम बात करते हैं इसमें तो हम कॉन्ट्राइंडिकेशन में ही बात है कि हम इसमें माल पोजीशंस को ले सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द माल पोजीशनिंग। बच्चे की 6 माल पोजीशनिंग होती है, वहाँ पर हम फोर्सेप डिलीवरी नहीं करते हैं। जब उसके जब फीटल का जो हेड है वो अपनी पोजीशन पे सही नहीं है, एंड इन दीज केसेस सच एज द फेसेस एंड द ब्रो प्रेजेंटेशन, आपको पता है कि ये इनका डायमीटर ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जो पेल्विस के इनलेट से बाहर नहीं आ पाता। सो इन दीज केसेस सीजन सेक्शन, हम सीधे सीजन सेक्शन के लिए जाएंगे, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्सेप डिलीवरी और द वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रीटर्म डिलीवरी, यहाँ जो प्रीटर्म डिलीवरी है उसके लिए बिल्कुल मना है कि आप वैक्यूम एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीटर्म बेबी का हाइट भी छोटा होता है और प्रीटर्म डिलीवरी के लिए बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और टर्म बेबी के लिए है, मैंने आपको पहले ही बोला था। इंडिकेशन फॉर द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे फोर्सअप के लिए, कि बच्चे का स्कार्प आपको दिखाई दे रहा है, वो पेल्विस फ्लोर पर बच्चा है और वो 0 स्टेशन से +2 के स्टेशन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो हम वहाँ पर फोर्सअप डिलीवरी को कंडक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे हम वैक्यूम डिलीवरी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। बस डिफरेंस बिटवीन द फोर्सअप एंड द वैक्यूम इज देयर कि फोर्सअप में आप प्रीटर्म डिलीवरी भी करा सकते हैं एंड द वैक्यूम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रीटर्म डिलीवरीज मोस्टली। सो टेक्निक ऑफ वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, जैसे बात की है कि कैसे हम वैक्यूम को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि अगर हम वैक्यूम से डिलीवरी कर रहे हैं तो वो वैक्यूम सिस्टम चलना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, हमें उसे पूरी तरह से चेक कर लेना चाहिए। प्रॉपर कप प्लेसमेंट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कप ही प्रेशर क्रिएट करेगा जो बच्चे के हेड पर फिक्स होगा। सो हमें सबसे पहले उस प्रॉपर कप की प्लेसमेंट देखनी है। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द सक्सेस, अगर आपको वैक्यूम डिलीवरी करानी है उसके सक्सेस के लिए उस कप का उस बच्चे पे फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द सेंटर ऑफ द कप शुड बी ओवर द सजेटल सूचर, कहाँ होना चाहिए, आपके सजेटल सूचर पे वो उस कप का प्लेसमेंट होना चाहिए। एंड अबाउट द 3 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर फ्रंटल, यानी जो आपका जो पोस्टीरियर फ्रंटल है उस पर वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए टूवर्ड्स द फेस, यानी कि फेस की तरफ के, या आप कह सकते हैं एंटीरियर प्लेसमेंट कैन बी रिजल्ट इन द सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंशन। इस सिस्टमेटिक प्लेसमेंट में भी वॉर्सन एंथीक्लेटिज्म, यानी कि अगर वो प्लेसमेंट उसका सही नहीं लगा तो ये किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। द फुल सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ कप, अगर हम पूरे सर्कमफ्रेंसेस ऑफ कप की बात करें तो इट शुड बी द पाल्पिलेटेड बोथ द बिफोर एंड आफ्टर द वैक्यूम हैज़ बीन क्रिएटेड। हमें ये देख लेना है कि जो उसका फुल सर्कमफ्रेंस कप का है वो palpitated both the before, पहले भी और आफ्टर भी कर रहा है, has been created to ensure that the maternal soft tissue intrapayment has not occurred। और क्या है, हमें देख लेना चाहिए जो मदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो उसमें तो नहीं लग रहे हैं, हमें बच्चे के हाथ पे उसको फिट करना है। So the traction should be intermediate and coordinated with the maternal expulsive effort।
और जो हमने जो ये ट्रैक्शन दिया है तो वो इंटरमीडिएट करेगा, किससे कोऑर्डिनेट करेगा, मदर जो एक्सपेल्सन एफर्ट लगा रही है बच्चे को डिलीवर करने के लिए। द फिंगर ऑफ द 2 हैंड्स आर प्लेस्ड अगेंस्ट द सक्शन कप, जो 2 फिंगर्स हैं वो सक्शन कप के ऊपर आपको रखनी है। एंड वाइल द अदर हैंड ग्रास्प द हैंडल, जो दूसरा आपका हाथ है वो क्या करेगा, उस हैंडल को ग्रास्प करेगा। and handle the instrument. No data are available regarding the number of pulls required to effect delivery. ऐसा अभी तक कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि हम उसमें कितने नंबर्स ऑफ में पुल करें जिससे बच्चा बाहर आ जाए. इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मदर एक्सपेल्सिव एफर्ट टू. When the head is delivered, turn off the suction. जैसे ही बच्चे का हेड डिलीवर हो जाएगा वैक्यूम डिलीवर, हमें सक्शन बिल्कुल बंद कर देना. कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, इसका भी कॉम्प्लिकेशन है. स्काल्प रेस्टोरेशन हो जाएगी क्योंकि स्काल्प पे आप इसे फिट करते हैं. सब लीगल हेमोटोमास हो सकते हैं, हेमोटोमास हो सकते हैं, सिफेलो हेमोटोमा हो सकता है, सब कॉन्जेक्टाइवल हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, एंड रेटिनल हेमरेजेस हो सकता है, एंड हैपल ग्लोमेरुलेनिया भी हो सकता है. टाइम कितना हो गया?